हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपना स्वागत है। और आज जो है 12th क्लास में हिंदी मीडियम में आपका जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विलयन, उसको आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट आप इसमें आप देखोगे, जिसमें आप जानते हो आप 9th क्लास में भी आपने विलयन के विषय में पढ़ा है, आपने 8th क्लास में विलयन के विषय में पढ़ा है। तो उसी क्रम में आप जानते हो, सब पढ़े हुए हो, सबने पढ़ा हुआ है कि विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है, सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये अब हम जो है इसके विषय में अब जो 12th क्लास में हमें पढ़ना है कि विलयन होता क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं विलयन क्या होता है। आपने पढ़ा है कि जब कोई विलेय विलायक में घोलते हो तो आपका तैयार होता है विलयन। यानी कि विलयन में एक विलेय होता है और विलेय के साथ आप मिक्स करते हो, विलायक में आप विलेय को मिक्स करते हो तो आपका जो है वो विलयन तैयार होता है। यानी कि जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो आपका जो है विलयन तैयार होता है। अब विलयन में आप देखते हो कि जो विलेय होता है वो होता है जो घोला जाता है, जिसमें घुलता है वो विलायक है। आप जानते हो जैसे कि विलायक के रूप में हमने जल लेते हैं और विलेय के रूप में आप चीनी लेते हो, तो इसमें घुल जाती है तो आपका बन जाता है विलयन। अब जो विलयन आपका बना, ये जो विलयन आपका बना, इसमें आपने विलेय और विलायक लिए। तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है ये आपने देखा। अब इसमें इनके दो भाग होते हैं, एक होता है इसका भार मात्रा और एक होता है आपका अनुभार। भार और अनुभार जो विलेय के भी होते हैं, विलायक के भी होते हैं। तो आपने जो विलेय होता है उस विलेय के भार को आप जो है स्मॉल w से प्रदर्शित करते हो, जबकि जो विलायक है उस विलायक के भार को कैपिटल W से हम प्रदर्शित करते हैं। अब जो आपका अनुभार होता है, तो विलेय का जो अनुभार होता है उसे हम स्मॉल m, जबकि जो विलायक होता है उस विलायक के अनुभार को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके विलयन के दो भाग होते हैं विलयन में, विलेय और विलायक। अब इसमें जो भार होता है, विलेय के भार को स्मॉल w और विलायक के भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अनुभार जो होता है, जो विलेय का अनुभार होता है उसे स्मॉल m और जो विलायक का अनुभार होता है उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से आपका बनता है एक यहां से आप देखोगे तो आपके बनते हैं मोल। तो मोल क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मोल। तो मोल क्या होता है आपका, क्या होता है मोल? मोल होता है आपके विलेय के मोल भी होते हैं और विलायक के मोल भी होते हैं। तो विलेय का मोल क्या है और विलायक का मोल क्या है? मोल क्या है तो आप जानते हो, जो मोल होते हैं वो होता है भार बटे अनुभार। यदि आप भार में अनुभार से भाग दोगे, डिवाइड करते हो, तो आपका निकल के आता है मोल। अब मोल जो है वो विलेय के भी मोल होते हैं और विलायक के भी मोल होते हैं। तो अगर आपको निकालना है विलेय के मोल, तो विलेय के क्या मोल होंगे? तो विलेय के मोलों की संख्या। तो जो विलेय के मोलों की संख्या है उसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हो मोल होते हैं भार बटे अनुभार, जबकि जो विलेय है उसका भार है स्मॉल w और अनुभार है स्मॉल m। तो इसलिए कहेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये विलेय का अनुभार है। और यदि आपको विलायक का अनुभार निकालना है, अगर आपको विलायक के मोल निकालनी है, विलायक के मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो विलायक के मोलों की संख्या होती है कैपिटल N। तो क्या होगा? विलायक का भार और विलायक के अनुभार का अनुपात, यानी कि कैपिटल W अपॉन कैपिटल M।
आप जानते हो जब भी आप कोई विलयन तैयार करते हो तो जो विलय होता है, विलय की मात्रा कम होती है विलायक से, यानी कि विलयन बनाने के लिए विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से अधिक होती है, तभी आपका विलयन बनता है। अगर आप एक गिलास पानी लेते हो और उस पानी में आप 1 चम्मच चीनी डालते हो, 1 चम्मच नमक डालते हो, तो आपका विलयन तैयार हो जाता है। लेकिन यदि आप 1 गिलास चीनी में आप 1 चम्मच पानी डालोगे तो विलयन तैयार नहीं होता है। यानी कि हम जानते हैं जो विलायक होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा होती है कम, तभी आपका विलयन तैयार होता है। तो ये होते हैं विलय के मोल और ये होते हैं विलायक के मोल। अब यहां से आपने पढ़ा है, आप जानते हो एक टॉपिक होता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है? जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है? विलय का भी होता है और विलायक का भी होता है। अगर आपको निकालना है विलय का मोल प्रभाज, क्या इसकी परिभाषा है? आप मान लो आप निकालते हो विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज आपको निकालना है तो क्या डेफिनेशन होगी? आप जानते हो अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय का मोल प्रभाज जो होगा उसमें आपकी डेफिनेशन होगी, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसी की जो मोल है ऊपर आएंगे। तो विलय के मोलों की संख्या और बटे में विलयन में कुल मोलों की संख्या। विलयन में कुल मोल क्या होंगे? विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो जो विलय और विलायक के मोल है उनकी संख्या विलयन में मोलों की संख्या होती है। तो ये है विलय का मोल प्रभाज, जिसकी क्या परिभाषा है? विलय के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात, क्योंकि जो बट्टे का साइन होता है इसे आप क्या कहते हो? अनुपात। तो इसकी परिभाषा बनी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, जिसे कि आप n से स्मॉल n से प्रदर्शित करते हो, तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या, तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है और ये है आपके विलय के मोल प्रभाज। इसी प्रकार आप यदि निकालोगे विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो ये डेफिनेशन होगी आपकी। अगर आपको निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? जब आपने विलय का मोल प्रभाज निकाला है तो विलय के मोलों की संख्या में कुल मोलस्कों की संख्या से आपने भाग दिया है। जब आपने विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल में जो कि कैपिटल N से आप प्रदर्शित करते हो और विलयन में कुल मोलों की संख्या ये है, इससे आप भाग दोगे तो विलायक के मोलों की संख्या मोल प्रभाज निकल के आपका आता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? विलयन में उपस्थित विलय के स्थान पर आपको विलायक करना है, विलायक के मोलों की संख्या जिसे कि हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय के स्थान पर आपको विलायक कर देना है। ये डेफिनेशन बन जाएगी आपकी विलायक के मोल प्रभाज की। तो ये होते हैं आपके मोल प्रभाज। अब इसके बाद आपका टॉपिक है जो कि इस पूरे चैप्टर का बेस भी है, और वो होता है विलयन के अनुसंख्य गुण। तो विलयन के अनुसंख्य गुण क्या होते हैं? आपने पढ़ा है कि भाई कोई भी विलयन आप बनाते हो, हमें लिखना है विलयन के अनुसंख्य गुण। तो विलयन के अनुसंख्य गुण क्या होते हैं?
आप जानते हो विलयन में विलेय और विलायक होता है, तो विलायक के जो मोल होते हैं, कोई भी विलयन है उस विलयन की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, वो विलेय के मोलों पर डिपेंड करते हैं, विलेय के मोलों पर निर्भर करती हैं। इसे ही कहा जाता है विलेय का विलयन के अनुसंख्य गुण, यानी कि विलयन के वे गुण जो विलेय के मोल पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो होते हैं विलयन के अनुसंख्य गुण। तो इसकी डेफिनेशन है विलयन के वे गुण जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अनुसंख्य गुण कहलाते हैं, अनुसंख्य गुण कहलाते हैं। तो ये होता है आपका विलयन के अनुसंख्य गुण। विलयन के वे गुण जो किस पर डिपेंड करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो होते हैं विलयन के अनुसंख्यक गुण। अब जो आपके विलयन के मुख्य अनुसंख्यक गुण है वो 4 होते हैं, और वो 4 गुण पे ही ये चैप्टर आपका है। तो वो विलयन के मुख्य अनुसंख्यक गुण 4 होते हैं, जिनमें पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा अवनमन बोलते हैं कमी को, यानी कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी। समझाएंगे जब देखना आप। तो इसके बाद में दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन बोलते हैं वृद्धि को। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और फोर्थ होता है परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये जो 4 है ये विलयन के अनुसंख्य गुण है, जो किस पर निर्भर करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अवनमन बोलते हैं कमी को, और उन्नयन बोलते हैं वृद्धि को। अब इन्हें हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन, और आपेक्षिक अवनमन किसे बोलते हैं, और राउल्ट का नियम, जो कि राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बनाते हैं वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन, तो अवनमन माने मैंने बताया है आपको, अवनमन माने में होता है कमी। तो कमी क्या है आपका, एक होता है अवाष्पशील यौगिक। अवाष्पशील यौगिक किसे कहते हैं, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, वो अवाष्पशील यौगिक है। और उस अवाष्पशील यौगिक को आप किसी विलायक में घोलो, मान लिया आपने उसको जल में घोला, तो जल के वाष्प दाब, जो विलायक है जल, उस विलायक के वाष्प दाब में कमी आएगी, जिसे कहा जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। ये होता है वाष्प दाब में अवनमन। अब इसकी जो परिभाषा बनेगी आपकी बनेगी, जब किसी अवाष्पशील यौगिक को, जब किसी अवाष्पशील यौगिक को किसी विलायक में घोला जाता है, किसी विलायक में घोला जाता है, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है। तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन। अब आप देखोगे कि जो विलायक है, मान लेते हैं उस विलायक का जो शुद्ध विलायक कह सकते हो आप, जिसमें भी आपने विलयन तैयार नहीं किया है, वो शुद्ध विलायक है। और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसे हम प्रदर्शित कर देते हैं P या P0 से। ये विलायक का प्रारंभिक वाष्प दाब है, जल का प्रारंभिक वाष्प दाब है। आपने इसमें
जब कोई विलय घोलते हो तो आपका बनता है विलयन और उसका वाष्प दाब कम होगा। तो जो विलयन आपने तैयार किया जिसमें विलायक प्लस विलय होते हैं, उस विलयन का वाष्प दाब को हम PS से प्रदर्शित करते हैं और आपको निकालना है वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, कैसे निकालोगे? तो वाष्प दाब में अवनमन निकालने के लिए विलायक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो भी है उसमें से आप विलयन के वाष्प दाब को माइनस करोगे तो वाष्प दाब में आपका अवनमन निकलकर आ जाता है। ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद इसी में टॉपिक बनता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो इसके 3 पार्ट में आपको बताऊंगा। इसमें एक वाष्प दाब में अवनमन होता है, एक राउल्ट का नियम होता है और एक होता है ये वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है हमें बताना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? आपने अभी पढ़ा है कि जो P माइनस P नॉट माइनस PS ये होता है वाष्प दाब में अवनमन और ये होता है विलायक का प्रारंभिक वाष्प दाब या विलायक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसका जो अनुपात होगा ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या परिभाषा है इसकी? वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये परिभाषा बनेगी वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसी में एक टॉपिक आता है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है और जो होता है आपका राउल्ट का नियम। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? आपने पढ़ा है, अभी देखा है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और अभी आपने देखा था स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है विलय का मोल प्रभाज, अभी देखा है आपने। तो इनका ये दोनों बराबर होते हैं, यही है आपका राउल्ट का नियम। तो क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये होता है आपका राउल्ट का नियम। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप देखोगे n इक्वल होता है विलय के मोलों की संख्या होती है स्मॉल w स्मॉल n और कैपिटल N इक्वल होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो आप यदि वैल्यू पुट करोगे तो P
नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो n के स्थान पर आएगा स्मॉल w स्मॉल n, स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, और कैपिटल N के स्थान पर कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ये आपका आता है। अब आप जानते हो कि P माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन P कि जो विलय होता है उसके मोल कम होते हैं, उसका भार कम होता है, विलय के ज्यादा होता है, तो इसका मतलब W अपॉन M, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m वेरी लेस होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M से, यानी कि विलय के मोल कम होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और ये आपका 0 और W अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, क्योंकि W अपॉन M इज वेरी लेस देन W अपॉन कैपिटल M। तो यहां से बन के आता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P, ये आपका ऊपर जाता है स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। तो ये आपका जो फॉर्मूला है और राउल्ट का नियम है, इससे आपके राउल्ट नियम के जो क्वेश्चन है वो होते हैं। तो ये आपका जो पहला अनुसंख्य गुण है वास्तव में अवनमन वो कंप्लीट हुआ। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 में हम देखेंगे। तब तक आप तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।